हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के। तो हम 5 इयर्स के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 2021 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उनके आंसर्स आपको बताने। फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, आपको यूनिट्स दिए हुए हैं किसके, रेट कांस्टेंट के। ओके, सेकेंड है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी follows second order kinetics. If concentration of A is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of B? ठीक है, ये कहा इसमें क्या कहा है कि सपोज कोई कन्वर्जन आपके पास गिवन है, कोई रिएक्शन है ए टू बी जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसका आंसर देना है। पार्ट सी है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बतानी है बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, यूनिट्स दिए हुए हैं रेट कांस्टेंट की, ठीक है। अभी देखो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, है ना। कंसंट्रेशन अभी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, यहाँ पे वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, ठीक है। तो रेट के यूनिट्स क्या होंगे, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, है ना। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ना। सो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, एंड दिस इज मोल लीटर इनवर्स -1 की पावर एन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होते हैं, मोल पर लीटर, है ना, तो उसकी पावर क्या है, एन। जब हम एन को 2 रखेंगे ना, जब हम यहाँ पे एन को 2 रखेंगे तो हमारे पास ये यूनिट्स बनेगी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये यूनिट कब बनेंगे, जब हम इस एन को क्या रखेंगे, 2, ठीक है। देखो एन को 2 रखा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे इस तरह से गिवन है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर एन, ठीक है। एन को हमने क्या रखा, 2, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, है ना। अभी यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, -2, सो क्या आएगा, मोल की पावर क्या आएगी, -1, है ना। लीटर यहाँ पे -1 में है, नीचे -2 में है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +2, सो यहाँ से ये लीटर में आएगा, और सेकेंड इनवर्स तो गिवन ही है, ठीक है। सो ये सेम यूनिट्स बन रहे हैं, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये कब बनते हैं, जब हम यहाँ पे एन को क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। एन को 2 लेंगे मतलब ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। सो देखो क्या कहते हैं, इस तरह से एक कन्वर्जन गिवन है आपके पास ए टू बी। अब ये इसने कहा कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के बेस पे हम इसका रेट जब लिखेंगे किसके इक्वल आएगा, के इंटू ए की पावर 2, है ना। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहते हैं कि x+y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ओके, अब इसने क्या कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने 3 टाइम्स कर दिया, मतलब यहाँ पे 3a कर दिया इसने। तो अब क्या कहा इसने कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 9, 9a², तो मतलब ये क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। जब हमने ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया तो रेट क्या हो गया, 9 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से। ओके, ठीक है। अब देखो पार्ट सी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट किया हुआ है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन आर डॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम। ठीक है, सो ये डेरिवेशन किसके लिए आता है, सॉरी ये रिजल्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये सब हमने वीडियो में डिराइव की थी, ये कैसे आई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम हो जाता है अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 293 केल्विन से 313 केल्विन चेंज होता है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। हमने क्या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, गैस कांस्टेंट गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड ऑल्सो log 4 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो करते हैं इसको, रेट कांस्टेंट निकालना है ना। ठीक है, सो देखो वीडियो को पॉज करके पहले न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। एक्चुअली फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अभी देखो उसने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम हो जाता है अगर टेम्परेचर इस तरह से चेंज हो। तो हम K2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 4K1। ठीक है, और नीचे भी K1 लिखेंगे, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और टेम्परेचर क्या क्या गिवन है, 293 केल्विन से 313 केल्विन। मतलब यहाँ आएगा 313, यहाँ आएगा 293, और नीचे 313 इंटू 293, है ना, ऐसे ही होएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये कैंसिल, ये आएगी log 4। ठीक है, log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू रखेंगे 8.314। ठीक है, इंटू इसको माइनस करके क्या आएगा, 20 अपॉन 313 इंटू 293। ठीक है, अब हमें EA निकालना है। अभी यहाँ से log 4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हम यूज़ करेंगे। log 4 की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 प्लस 293 अपॉन 20। ठीक है, सो EA इज इक्वल टू, ये सारा सोल्व करके क्या आया, ये आता है 3.3 जूल पर मोल। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आई जूल पर मोल में, पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल पर मोल में। सो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 52.86 किलो जूल पर मोल, ये बनेगी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको रेट कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके उसने कहा है कि रेट कांस्टेंट जो है 4 टाइम हो जाता है अगर जो टेम्परेचर है वो 293 से 313 केल्विन चला जाता है तो। ठीक है, उसने बस इतना बोला है, तो हम वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू को, जैसे रेट कांस्टेंट पहले K1 था, ठीक है, अब वो इंक्रीज होके 4K1 हो गया। ठीक है, जब टेम्परेचर इस टाइम टेम्परेचर उसका 293 था, जब वो 4K1 हुआ इस टाइम टेम्परेचर उसका 313 हो गया, है ना। तो यहाँ ये था K1, तो ये था K2, सो K2 की वैल्यू वो 4K1 रखेंगे,
इसको K1 रखेंगे और T1 T2 की वैल्यू को पुट करके हम इसका एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो ये है सही मेथड इसको करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को। और ये इम्पोर्टेंट है अरेनियस इक्वेशन वाला टॉपिक, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके पास अभी रिसेंट 2024 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है एंड सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, मतलब इस तरह से ही उसमें पीरियड कांस्टेंट कुछ चेंज हो रहा है टेम्परेचर चेंज होने से की वजह से। ठीक है, वो अभी मैं लास्ट में कराऊंगी आपको। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ठीक है, बस आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2022 का। क्या कहता है, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इन क्वेश्चंस के आंसर दो। फर्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये ग्राफ देखने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ। ओके, सो सबसे पहले आप इस ग्राफ को जब एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि log आर नोट, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट अपन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, मैंने आपको पूरे ग्राफ विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से कराए हुए हैं लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप उनको वहाँ से पहले देखोगे तो यू विल क्लियर इट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट क्या आता है, K इज इक्वल 2.303 अपॉन टी log आर नोट अपॉन आर, है ना, यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको इस तरह से लिख दो आप, अब इसके और टाइम के बीच में ग्राफ है ना, तो मतलब इस इक्वेशन को जब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि y एक्सिस पे ये चीज़ है और x एक्सिस पे उसने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू क्या आती है, k अपॉन 2.303, है ना, यही आती है स्लोप की वैल्यू। तो सेकंड पार्ट भी उससे सॉल्व हो जाता है आपका। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, k अपॉन 2.303, है ना। उसके बाद रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन k एंड टी हाफ लाइफ पीरियड। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, टी हाफ का रिलेशन क्या होता है, 0.693 अपॉन k। ठीक है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही होती है वैल्यू। सो आपके ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये ग्राफ किसके लिए बनाया हमने, log आर नोट अपॉन आर और टाइम का ग्राफ। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए तो हो नहीं सकता। जीरो ऑर्डर के लिए तो जीरो ऑर्डर में क्या आता है, जीरो ऑर्डर में वैसे भी नेगेटिव स्लोप आता है ना। नेगेटिव स्लोप उसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्लोप होता है उसमें, तो उसमें ग्राफ ऊपर से नीचे तक बनता है, उसमें स्लोप की वैल्यू -k आती है ना। तो ये ग्राफ आपको पता होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही बनेगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट लिखोगे पहले, वहाँ से y एक्सिस और x एक्सिस पे जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनको इस तरह से करोगे। उसके बाद आप इस कर्व का क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, m की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और उसके बाद रिलेशनशिप बतानी है k और t। ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 के लिए इस तरह से गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है EA फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर इट्स हाफ लाइफ पीरियड B 300 मिनट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो रेट कांस्टेंट निकालना है हाफ लाइफ पीरियड से। ओके, सो हम पहले लिखेंगे k की वैल्यू।
ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी तो किससे निकलेगी, अरेनियस इक्वेशन से निकलेगी ऑब्वियसली। तो हम अरेनियस इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे, है ना। अब यहां से देखो, माइनस ई ए अपॉन आर टी किसके इक्वल आ रहा है, -25,000 अपॉन टी, है ना। या ये देखो, ये जो एक इक्वेशन आपको गिवन है ना, यहाँ से ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है ना। तो इसको और इसको इक्वेट कर दिया, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो ये वाला जो फैक्टर है वो इसके इक्वल हो गया, है ना। ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू 25,000 अपॉन टू टी, है ना। ये और ये इक्वेशन सेम है ना, ये भी इसी के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी की तरह ही है इक्वेशन। तो इसको और इसको इसने क्या कर दिया, वो इस फैक्टर को इस फैक्टर को इसने रिलेट कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जहां उसने एक रेट कांस्टेंट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, और किस फॉर्म में दिया उसने, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में दिया। जो अरेनियस इक्वेशन की फॉर्म है ना, अरेनियस इक्वेशन की फॉर्म में ही है ना ये वैल्यू दी हुई उसने रेट कांस्टेंट की। तब इस इक्वेशन को आपने अरेनियस इक्वेशन के साथ रिलेट किया, तब आपको ये रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल सेम इक्वेशंस है, ये ए की वैल्यू गिवन है और ये फैक्टर ए अपॉन आर टी के इक्वल हो जाता है ना। तो इन दोनों को रिलेट करके आप यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। टी से तो टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सो ई इज इक्वल टू 25,000 टू आर की वैल्यू इधर चली गई, आर इधर चला गया, सो आर की वैल्यू होती है 8.314, है ना। तो ये जूल पर मोल में एक्टिवेशन एनर्जी निकल गई। अब इसको किलो जूल पर मोल में आप कन्वर्ट कर सकते हो, है इट्स सिंपल ना। तो ये इस तरह से होगा, ओके। सेकेंड वो कहता है इसकी क्या निकालो, हाफ लाइफ पीरियड भी निकालो 300 मिनट में, सॉरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो हाफ लाइफ पीरियड का यूज करके 300 मिनट, मतलब आपके पास यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू गिवन है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। अभी आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर यूज करोगे आप वो फॉर्मूला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना। के की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है और टी हाफ की गिवन है 300, सो के इज इक्वल टू दिस। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2.31 × 10⁻³ पर मिनट, ठीक है। मिनट में गिवन है, सो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या आएंगे, पर मिनट, ओके। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे अभी भी डाउट हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ सो दैट अच्छे से क्लियर हो। देखो आपके पास ना ये इक्वेशन गिवन थी, के इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड इंटू ई रेज टू पावर 25,000 अपॉन टी, है ना। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से गिवन है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को ना, आपको पता है आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी किससे आएगी, अरेनियस इक्वेशन से आएगी ऑब्वियसली। तो जब इसको आप अरेनियस इक्वेशन से रिलेट करते हो, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही है अरेनियस इक्वेशन। इन दोनों को जब आपने रिलेट किया तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये तो ए की वैल्यू गिवन है ना, और इधर से ये दोनों फैक्टर भी सेम है, ई की पावर में माइनस ई अपॉन आर टी है, इस तरह से ई की पावर में 25,000 अपॉन टी है, मतलब यहाँ से ई ए अपॉन आर की वैल्यू बन रही है 25,000 -25,000 लगा सकते हो, है ना। तो इससे जब ये कैंसिल होगा तो ई ए की वैल्यू आप करेक्ट निकाल सकते हो, इंटू 8.314 करके यहाँ से ई ए की वैल्यू आ सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ सकती है ना। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इस तरह से भी वो पूछ सकता है। वो डायरेक्ट आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे ना दे करके, ऐसे उसने घुमा के दी, घुमा के उसने इक्वेशंस को रिलेट करवा के उसने ई ए की वैल्यू निकलवाई है,
ठीक है, तो कुछ लॉजिक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। NH3 की डिकम्पोजिशन हो रही है प्लेटिनम सरफेस पे, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इफ रेट कांस्टेंट इज 4×10⁻³ मोल पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 to 0.064 मोलर। ठीक है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन है आपके पास, तो वो कितना टाइम लेगा इनिशियल कंसेंट्रेशन से, मतलब 0.1 से 0.064 तक रिड्यूस होने में, ये आपको निकालना है। ओके, तो बेसिकली आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसेंट्रेशन गिवन है, आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ टाइम निकालना है। ठीक है, सो आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है, के 1 सेकेंड, ओके, तो इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू R0 - R/T, या फिर यही फॉर्मूला है जो हमारा ये था ना, कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू -KT + R0, यही चीज़ है ये भी, इसमें के की तरह उससे गिवन है कि के इज इक्वल टू R0 - R/T, है ना। अभी R0 इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या है 0.1, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.064 अपॉन टाइम, तो हमें निकालना है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू से, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा, सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4×10⁻³ गिवन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज किया है। सॉल्व इट, के इज इक्वल टू R0 - R/T। ठीक है, टी तो हमें निकालना है, सो टी ऊपर चला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R0 - R/K, है ना। R0 की वैल्यू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 गिवन है आपके पास, -0.064 अपॉन के 4×10⁻³ ठीक है, इनको जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 0.036 अपॉन 4×10⁻³। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऐसे लिखो 0.036 × 10⁻³ ऊपर ले जाओ और नीचे 4 आ जाएगा सीधा। ठीक है, अभी देखो जब ये आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट आपने हटाया, पॉइंट जब आपने हटाया तो नीचे क्या लगेगा 1000 लगेगा, है ना, 3 जीरो लगेंगी और इंटू 4, है ना, तो अभी इससे ये कैंसिल हो गया और क्या आया 9 सेकेंड, इसकी टी की वैल्यू क्या आई 9 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले आपने ये लिखा, अब आपको ये पावर हटानी है, चाहे तो इसको नीचे रख के ही हटा लो इसको, या अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो पहले इसके ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए, उसके बाद आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के आपको रियलाइज़ होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 9 पे, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आई 9 सेकेंड्स। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन दिस एट
18 Kelvin. Calculate the rate of reaction if rate of disappearance of N2O5 is this. ठीक है, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कल भी एक कराया था जिसमें हमारे पास 2 पार्ट गिवन थे आई थिंक. उसमें एक में रेट पूछा हुआ था, दूसरे में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग ऐसा कुछ पूछा हुआ था. तो क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आपके पास वही रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न वो चेंज कर देता है क्वेश्चंस का. पैटर्न लाइक सम स्टेटमेंट चेंज कर देता है वो, अदरवाइज क्वेश्चंस वही हैं घूम फिर के जो आ रहे हैं. ओके, सो ये आपके पास रिएक्शन है, इसका आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन रेट फाइंड आउट करना है एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है. ओके, सो ये रिएक्शन है, पहले रेट लिखेंगे रिएक्शन का, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट इन दोनों से क्या बनता है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या लगेगा, -1/2 dN2O5/dt है ना, इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या लगेगा, 1/4 इंटू dNO2/dt है ना, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. ये रेट कैसे लिखा है रिएक्शन का, ये आपको लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. ठीक है, आप पहले लेक्चर्स को अच्छे से जब देखोगे ना, अगर आप उसके बाद क्वेश्चंस करते हो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें. ठीक है, अगर आप लेक्चर देखे बिना क्वेश्चंस को समझते हो और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है, तब आपको समझ नहीं आएगा. अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ही कैसे लिखा है. ठीक है, अगर आप लेक्चर देख के इसको आप देखोगे फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं हम. ठीक है, अभी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, ये एक फैक्टर हमने ले लिया, ये हमने उठा लिया एक फैक्टर. ठीक है, जिसमें हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 गिवन है. जब N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें गिवन है तो हम इसको यहाँ पे पुट करके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. हम यही करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि जो सी वैल्यू इनमें गिवन है उसको उठा लो और जो निकालनी है उसको इधर रखो. अभी हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 गिवन था, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे. ठीक है, सपोज हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 गिवन है और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. सो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को यहाँ रखेंगे और जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको इक्वल टू के इधर रख के उसकी वैल्यू पुट करके हम रेट ऑफ जो भी हमें फाइंड आउट करना है, जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है तो वो निकल जाएगा, है ना. तो जो फैक्टर निकालना है वो इधर रखोगे. आपको भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इस इक्वल टुगेदर क्या रखो जो आपको गिवन है. अभी आपको N2O5 के रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू गिवन थी तो आपने उसको इधर रख के उसको सॉल्व करके वैल्यू पुट करके, ठीक है, आंसर आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, अच्छे से देखो क्वेश्चन को. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का ही है. व्हाट हैपन टू द रेट कांस्टेंट K एंड एक्टिवेशन एनर्जी EA एज द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड. ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करेगी वो चीज़, वो हमें बताना है. ओके, सो फर्स्ट रेट कांस्टेंट की यहाँ जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना. रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टिंग स्पीसीज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसकी अपनी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई
तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अभी मैंने आपको कोलिजन थ्योरी में बताया था कि फॉर अ इफेक्टिव कोलिजन आपके पास दो फैक्टर होते हैं, है ना। इफेक्टिव कोलिजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो आपके पास मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, है ना। सेकंड क्या चीज़ होती है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तभी जब वो कोलाइड करेंगे वो इफेक्टिवली तभी कोलाइड करवाते हैं, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो जो इफेक्टिव कोलिजन की जो हमारा एक जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिवली होता है ना। क्योंकि क्यों इफेक्टिवली होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो बढ़ जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टिंग स्पीसीज की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अच्छे से कोलाइड करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, है ना, रेट इंक्रीज होगा ना जब इफेक्टिव कोलिजन अच्छे से होगा। और क्या आता है कि जब काइनेटिक एनर्जी जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है, मोर मॉलिक्यूल हैव एनर्जी टू ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड रिएक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल, मोर मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो उस एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है उसको ओवरकम कर सकें, ठीक है। सो के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन का जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। ठीक है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अरेनियस कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर आप जो भी कह सकते हो। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या स्टडी किया अभी कि जब हम रेट कांस्टेंट टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक्स एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, मोर नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं वो उस जो एनर्जी बैरियर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, उसको क्रॉस ओवर कर लेते हैं और मोर नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सेकंड उसने क्या चीज़ पूछी हमसे कि एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। अभी इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो, जब के इज इक्वल टू एन टू रेस माइनस ई अपन आर टी है, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। यहाँ से तो रेट कांस्टेंट पे तो बोल भी सकते हैं हम, इस रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के इंक्रीज होने से या चेंज होने से, सॉरी टेम्परेचर के चेंज होने से एक्टिवेशन के एनर्जी के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 का अभी रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ, ये क्या कह रहा है वो इसमें, आई थिंक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने देखा पेपर में से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, इसके ऐसे 4 ऑप्शंस कुछ गिवन थे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स आई थिंक इतने का ही क्वेश्चन है, छोटा। तो वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 16 टाइम बढ़ जाता है जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है अभी हमें, ठीक है। सो देखो हम बारी बारी से सारे पहले 0 ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, ठीक है। हमें पता है 0 ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होती है, के इंटू ए की पावर 0, है ना। यहाँ से तो रेट जो है इस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं,
ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर जब 0 है तो कंसंट्रेशन को चाहे आप 2 टाइम्स कर लो, 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर आउट हो गया। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट की वैल्यू के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए की पावर 1, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 होती है ना। अभी उसने क्या कहा है कि जब हम कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ अगर हमने 4A कर भी दिया तो रेट 16 टाइम इंक्रीज होता है। तो रेट कहीं भी 16 टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे तो 1 है, पावर जब इसकी 1 है तो ये रेट तो 4 टाइम ही होगा, है ना। जब हम कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ा रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नहीं है ये। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर पे। सेकेंड ऑर्डर के पास, सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास जो रेट का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, के इंटू ए की पावर 2, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है 2, है ना। अब उसने कहा कि कंसंट्रेशन को उसने 4 टाइम बढ़ा दिया, यहाँ पे उसने 4A कर दिया। ठीक है, तो रेट की वैल्यू क्या 16 टाइम होती है, देखते हैं। यस, ऑब्वियसली 16 टाइम होती है। रेट क्या हो जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा। अगर उसने कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दिया तो रेट की वैल्यू 16 टाइम होती है। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time taken for completion of 99% reaction is twice the time required for 90% completion of the reaction। ठीक है, इसी सेम टाइप सेम ही क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये या सेम होगा या फिर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। हमने कल के वीडियोस में भी डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है आई थिंक, है ना। मैं चेक कर लेती हूँ, कल हमने ये किया था कि नहीं 99 और 90% वाला। मेरे को कुछ ध्यान तो आ रहा है कि ऐसा कुछ किया तो था, सेम चीज़ कैसे रिपीट हो गई। यस, ये देखो सेम क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। 99 और 90% के बीच में वो ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2024 में। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सिर्फ करके जाते हो ना, बहुत हेल्पफुल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर भी सिर्फ करके चले गए तो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। वो कहता है कि जितना टाइम 90% को कंप्लीट होने में लग रहा है ना, जो उतने उससे 2 गुना टाइम 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो ये हमें प्रूफ करना है उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन केस ऑफ 99% और इन केस ऑफ 90% दोनों के केसेस में अलग अलग से टाइम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या 99% में जो टाइम है वो ट्वाइस हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो शो हो जाएगा, है ना। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, सब परसेंटेज वाले कि इतने परसेंट इतना टाइम लगा, इतनी परसेंट, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आई थिंक करा दिए हैं। तो आपको मेथड जो है वो पता लग जाना चाहिए अभी तक तो कि मेथड क्या है एक्चुअली। ये जो परसेंटेज वाले इस तरह से क्वेश्चन आते हैं काइनेटिक्स में, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, बिकॉज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक इस टाइप के। ठीक है, सो देखते हैं। देखो,
सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर, है ना, यही रिजल्ट है। ओके, सो हम क्या निकालेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे 99% के केस में। सो टी 99%, सो 2.303 अपॉन के। ठीक है, सो पहले हम वैल्यू सीख लेते हैं। इनकेस ऑफ 99%, आर नोट की वैल्यू हमने एज्यूम करी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 100 थी। ठीक है, तो जब हमारे पास 99% रिएक्शन कंप्लीट होगी उस टाइम हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, 1। 100 का 99% कितना होगा, 1 ही होगा ना। सो ऊपर हम रखेंगे 100, नीचे हम रखेंगे 1, है ना। log 100 क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको सोल्व करके काफ़ी बार दिखाया है, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर log 100 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हो, log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। अभी यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को यूज़ करके log m की पावर n, सो ये आगे आ जाता है, ये आ जाता है 2 log 10, इस तरह से आ जाता है ये। ठीक है, सो यहाँ से इसको पुट करेंगे 2 log 10, है ना। log 10 क्या होता है, 1। सो ये क्या आ गया, 2.303 अपॉन के इंटू 2, टी 99% की वैल्यू आई है ये। ओके, अब हम वैल्यू निकालेंगे किसके, टी 90% की। ठीक है, सो देखो, इन केस ऑफ 90% रिएक्शन कंप्लीशन, सो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 ही थी, बट जब वो 90% कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से आर की 100 का 90% कितना होता है, 10। ठीक है, सो यहाँ पे रखेंगे 2.303 अपॉन के इंटू log 100 अपॉन 10, ये गया। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1, सो टी 90% क्या होगा, 2.303 अपॉन के। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट से आपको क्लियर हो रहा है कि जो टी 99% है वो ट्वाइस है ऑफ टी 90%। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपके पास परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं दोनों के केसेस में अलग अलग से निकाल लो। ठीक है, सपोज आपके पास ये क्वेश्चन इस टाइप से होता, इसमें पूछा होता कि इस तरह से टी 90% 99% में इतना टाइम लगता है, 90% में इतना टाइम लगता है, आपको शो करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या उसका ऑर्डर निकालो, है ना। उस केस में मैंने आपको बताया वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, दोनों के केसेस में अलग अलग से रेट कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल लो। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ रही है इट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल आपका रिपीट होता है परसेंटेज से। और अभी या फिर इस टाइप से आएगा न्यूमेरिकल कि एक में जो है वो मतलब 99% से 90% में ट्वाइस टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इस टाइप से आते हैं। ठीक है, इसका मेथड यही है, अलग अलग से निकालो दोनों के केसेस में। ठीक है, कंसंट्रेशन लेना सीखो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 एज्यूम करो, 100 का 99% कितना होगा, 100 का 90% कितना होगा, दोनों के केसेस में आर नोट और आर की वैल्यू रखो, सिंपल। उसके बाद वैल्यूज पुट करो वरना आपको आंसर निकालना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है वो भी आ जाएगी, टाइम निकालना है वो भी आ जाएगा। ओके, अभी मैंने ये 2.303 अपॉन के ही रखा है। ठीक है, बिकॉज के रख के ही यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि के की वैल्यू आपको एज सच गिवन नहीं है, के की वैल्यू गिवन नहीं है। इसको इस तरह से जब रखोगे ना वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। यहाँ बस 2 आना चाहिए, 99% केस में यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें दोगुना टाइम लगेगा इससे, है ना। सो ये है। सो लास्ट क्वेश्चन 2024 का क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन quadruples when the temperature change from 300 to 320 Kelvin, calculate activation energy। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं चाहिए बिकॉज मैं करा चुकी हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, इसको खुद से सॉल्व करो
और वैसे रिजल्ट आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। खुद से सॉल्व करो, खुद से इसको अंडरस्टैंड करो किस टाइप से होगा, और फिर आप आंसर मैच करो, ठीक है। चलो मैं करवा ही देती हूँ, छोड़ो परे, फिर मुझे रहेगा कि मैंने कराया नहीं, कि पता नहीं किसी से हुआ कि नहीं हुआ, पूछेगा कोई या नहीं पूछेगा। ओके, सो रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स। क्वाड्रुपल्स का मतलब क्या होता है? 4 टाइम, ठीक है। कि रेट कांस्टेंट जो है वो 4 टाइम्स, क्या तो कह सकते हो कि चेंज हो रहा है ना, ये 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है, वट एवर, वेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन। कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन से 320 केल्विन जा रही है, तो रेट कांस्टेंट जो है वो 4 टाइम्स में उसमें चेंज आ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वही K2 की वैल्यू 4K रखोगे, नीचे K1 रखोगे, तो यहाँ से K1 K1 कैंसिल, टेम्परेचर रखोगे, यहाँ से बस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। log 4 की वैल्यू आपको गिवन होगी, सिंपल है ना। जूल पर मोल में आएगा आपको फाइनल रिजल्ट, आप उसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने भी, मैंने आपको करा ही दिए हैं 10-11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देख के ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। सेम सेम क्वेश्चन, पैटर्न सेम है, वैल्यूज चेंज करके दे सकता है वो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर करके चले जाओगे ना, तब भी आपको हर एक पेपर में मतलब हर एक यूनिट्स में से आप पूरा कवर कर सकते हो, पूरा आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन जो है कर सकते हो पेपर में। काइनेटिक्स के आप 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, 2024 में 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तीनों सॉल्व कर सकते हो। देखो ये भी रिपीट है, इस तरह का मैंने आपको करा दिया है कि रेट कांस्टेंट वाला है ना, ये तो सेम ही आ रखा है, सेम 2017 में आया था, अब भी सेम आ गया। और उसके बाद इसमें तो वैल्यूज़ भी खैर सेम ही है, उसमें एक उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बिल्कुल ईजी था, इसमें कौन सा बड़ी बात कुछ है, कुछ करने को है, समझना ही तो है बस कि ऑर्डर निकालना है, कितना है, 2 है। इसमें कुछ ऐसे कुछ 4 आई थिंक ऑप्शंस गिवन थे, 1 था, 1.5, 2 एंड 2.5, इस तरह से कुछ ऑप्शंस गिवन है। सो आपको दिख रहा है कि 2 है। जब आप कंसंट्रेशन को 4 टाइम करोगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 16 टाइम होगा, है ना, क्योंकि स्केयर हो जाता है ना इस केस में, 4 का स्केयर होता है 60, तो ऑब्वियसली ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर के केस में तो चेंज ही नहीं होता, रेट चेंज ही नहीं होता, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे वैल्यू ही ये पावर ही बनाती है, तो 16 टाइम तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े लॉजिकल सोचोगे ना अगर, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। So stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.